नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल बुरास में। और जैसा कि अपने चैनल बुरास के माध्यम से मैं समय समय पर कोशिश करता हूं कि हमारे जो स्थानीय हमारे आइकन लोग हैं, किसी न किसी क्षेत्र में जिनका पूर्व में वर्तमान में योगदान रहा है और कहीं ना कहीं वे हमारे उल्लेखनीय व्यक्तियों में जाने जाते हैं। इसमें बहुत सारे संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यों में जिनका योगदान रहता है। ऐसे बहुत सारी शख्सियत समय समय पर मेरी इच्छा रहती है कि मैं उनको आप सभी से मिलाऊं, क्योंकि अखबार और मीडिया का भी स्तर आजकल धीरे धीरे बदल रहा है। आमतौर पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर हमारे समाज की विभिन्न गतिविधियों में, किंतु मीडिया में अक्सर इस प्रकार के बिंदु छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं आज के कंपटीशन के ज़माने में इस तरह के विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सजग नहीं हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ वे हमारे क्षेत्र डीडीहाट और पूरे जनपद पिथौरागढ़ के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। और हम बहुत छोटे से थे जब हमने राजनीति की ABCD सीखना शुरू किया था, तब हम आपका नाम सुना करते थे। पिथौरागढ़ की राजनीति में उस समय दो लोगों का बहुत नाम लिया जाता था, जिसमें स्वर्गीय निर्मल पंडित और एक क्रांतिकारी नेता के रूप में विभिन्न जन आंदोलनों के जो अगुवा रहे, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जिनको हम जानते थे। हमारे साथ हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जगपागी जी, गंगूदा। गंगूदा, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि गंगूदा जो अपना पिथौरागढ़ का सम्मानित जो महाविद्यालय है उसके आप पूर्व में छात्र संघ के सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक कार्यों में आपने बढ़ चढ़कर छात्र जीवन से भागीदारी की। राज्य आंदोलन में हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा युवा वर्ग आपके साथ पीछे से चल रहा था और इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर आप अनेक महीनों तक आपने संघर्ष किया, अनेक वर्षों तक संघर्ष किया और कई बार आपको जन आंदोलन को लेकर जेल भी जाना पड़ा। तो वैसे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी तो जानते हैं कि गजेंद्र सिंह गंगू कौन है, किंतु बहुत सारे हमारे चैनल से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं और कभी न कभी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़े रहे हैं, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत अधिक पीछे का नहीं जानते। तो इस चैनल के माध्यम से प्लीज़ आप बताइए कि कौन है गंगूदा, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई, किस तरह से छात्र राजनीति में आने में उनकी रुचि आई और किस तरह से उनका प्रारंभिक जो जीवन था वो रहा। वैसे ही प्रारंभिक पढ़ाई मेरी यहीं से हुई, यहीं से पते जाता था मैं। और उसके बाद फिर लखनऊ पढ़ा मैंने, वहाँ से मैंने BA ऑनर्स से किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं फिर पिथौरागढ़ आया। तो ऐसे ही खेलों की दुनिया से, क्योंकि मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था और अचानक राजनीति में आना हो गया और उसके बाद मैंने फिर पिथौरागढ़ एडमिशन लिया MA में। उसके बाद फिर राजनीति शुरू करी। तो इस बीच का एक आंदोलन हुए, शराब के विरोध में हुए और राज्य आंदोलन के हुए, कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हम लोग। तो क्योंकि UP सरकार थी और प्रशासन हमारी आवाज़ों को दबाना चाहता था, तो मैं और मेरे साथी स्वर्गीय निर्मल पंडित दोनों के ऊपर इन लोगों ने मुकदमे लगा दिए। मुकदमे इतने लग गए कि राजनीति फिर हमारी मजबूरी हो गई। और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा मैं, अच्छे मत मिले मुझे। उसके बाद फिर कई बार मेरी नामांकन भी कैंसिल कर दी, क्योंकि मुकदमे इतने ज़्यादा लग गए थे कि शायद
पूरे हिंदुस्तान में पहला छात्र संघ अध्यक्ष होऊंगा मैं जिसके ऊपर 52-53 मुकदमे हैं या थे। तो ये तो एक बहुत लंबी कहानी है और क्योंकि छात्र जीवन से ही अंदर बाहर जाना रहा और कठिनाइयों से लड़ना भी सीखा और उसके बाद फिर राज्य बन गया। तो हम लोगों का मिशन सिर्फ राज्य बनाना था। राज्य बन गया तो हमने उसके बाद फिर राजनीति से करीब करीब फिर दूर होते गए और फिर मैं उसके बाद क्योंकि इतना उत्पीड़न होने लग गया कि प्रशासन का कि मुझे फिर लौट के अपने गांव खल आना पड़ा। और सन 2000 से मैंने फील्ड बनाने की शुरुआत करी और आज 23 साल हो गए इस फील्ड को बनाते हुए मुझे। और स्वर्गीय मेरे भाई साहब डॉक्टर वीरेंद्र सिंह निर्माण जी द्वारा मुझे पैसा दिया जाता था और वो कहते थे कि यार इतने मुकदमे हैं तेरे ऊपर और चलो पेड़ काटने कूटने में जो भी लग जाएंगे देख लेंगे। तो उनके सहयोग से मैं इस फील्ड को बनाने में 23 साल लग गए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोई भी विधायक या MP या जो भी सक्षम राजनेता हो या प्रशासन है कहीं से भी इस फील्ड के लिए एक भी वीरेंद्र सिंह जंगपांगी जो स्वर्गीय हैं जिनके नाम पर फील्ड रखा गया है तो उसके नाम पर ही पता नहीं ये लोग क्यों भी दे जाते। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है इसमें। सिर्फ जो पैसा लगा है हमारे अपने परिवार के द्वारा ही लगा हुआ है इसमें पैसा सारा और मेहनत तो छोड़ी। 23 साल जिस फील्ड को बनते हो गए होंगे तो फील्ड कैसा बनेगा। और अब तो एक पूर्णता की ओर है, करीब करीब 90% काम इसमें हो गया है। तो उसके बाद मैंने भी एक मिशन बना लिया कि भाई चलो कुछ नहीं तो बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड बनाया जाए क्योंकि उसमें सारे आयोजन भी होते हैं और सामरिक दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं तो हमें बड़े बड़े फील्डों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। उस हिसाब से भी मैंने उसमें जो है अपना सब कुछ लगा दिया और आज वो फील्ड पूर्णता की ओर है। और बाकी ऐसा ही रहा फिर राजनीति से थोड़ा दूर होते गए फिर कोई ऐसी बहुत इच्छा भी नहीं रही, महत्वाकांक्षा भी नहीं रही। तो बस यही है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग थल क्षेत्र में हैं और थल को यदि अगर हम लोग इतिहास की ओर पन्ने उठाकर देखें तो थल सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और विशेष रूप से व्यापारिक रूप से एक पड़ाव के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ पर बोले शंकर का एक पावन धाम है और पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि जो भी तिब्बती व्यापारी थे या फिर दूर दराज से जो व्यापारी लोग आते थे तो ये एक पड़ाव के रूप में जाना जाता था। और आज विविध संस्कृति वाला ये थल है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अपने जीवन की शुरुआती दिनों में आप एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर जाने जाते थे और अनेक वर्ष के संघर्ष के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि थल में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। यदि आप थल कभी आते हैं तो थल में चौकी के पास में, चौकी से ठीक ऊपर पर एक बहुत बड़ा मैदान अनेक वर्षों से बन रहा है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आपके व्यक्तिगत प्रयास से ये मैदान बन रहा है और आपने अपने स्वर्गीय भाई साहब को समर्पित करते हुए स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जंगपांगी मेमोरियल ये स्टेडियम बनाने की संकल्पना की। और जैसे कि आपने बताया कि शासन प्रशासन स्तर पर इस प्रकार का कोई सहयोग जिसकी अपेक्षा हम लोग कर सकते थे वो आपको नहीं मिली। अपने चैनल के माध्यम से हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि आज चाहे हमारे क्षेत्र के अनेक होनहार जो बच्चे हैं और राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा में भी हाल ही के दिनों धोनी जी आए तो पूरा सोशल मीडिया में लोगों ने वाहवाही और जय जयकार के बहुत सारे पोस्ट डाले। किंतु धरातल की स्थितियाँ वास्तव में यही हैं कि जब भी इस प्रकार का व्यक्ति कोई प्रयास करता है तो जो अपेक्षित सहयोग होता है वो नहीं मिल पाता। आज उत्तराखंड से बहुत सारे खिलाड़ी लगातार निकल रहे हैं, भारतीय सेना के बहुत सारे ऑफिसर निकल रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में पवनदीप राजन जैसा नाम हमारे पास है और अनेक ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो भाई साहब ने बहुत ही मनोयोग से ये जो स्टेडियम है इसको बनाया है और अपने चैनल के माध्यम से हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले समय में थल क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे प्रतिभावान जो बच्चे हैं इस स्टेडियम से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में
अपने माता पिता के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और इसके विजुअल्स भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा अपने इस चैनल के लास्ट में। भाई साहब से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग मैं आपको साझा करना चाहूँगा तस्वीरों के रूप में। तो बस छात्र राजनीति में मुझे याद आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-11 में हम लोग पढ़ा करते थे। तो उस समय सोशल मीडिया का ऐसा कोई ज़माना नहीं था और अखबार भी बहुत दूर क्षेत्रों में तो आते ही नहीं थे। लेकिन आपके पोस्टर्स में देखा करता था, और उसमें एक शायरी बड़ी मुझे पसंद आती थी। संघर्ष का उपनाम है मेरी ज़िंदगी, नई सुबह का पैगाम है मेरी ज़िंदगी, इंसानियत के लिए ही तो कटाते हैं सर, शायद इसीलिए बदनाम है मेरी ज़िंदगी। मुझे याद आता है कि आप अपने भाषणों की जो शुरुआत है इसी शायरी से किया करते थे, और कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो था वो इसी प्रकार का था कि आपने हमेशा दूसरों के लिए, सो कॉल्ड हम हल्की भाषा में कहें तो पंगे लेते रहे, हमेशा दूसरों के लिए लड़ते झगड़ते रहे। इतने सारे जो मुकदमे आप में रहे, बहुत सारे ऐसे सामाजिक सरोकार के आंदोलन थे जिसमें आपने दूसरों के लिए अपना एक तरह से पूरा जो करियर था, पूरा जो जीवन के महत्वपूर्ण जो साल होते हैं वो बर्बाद कर दिए कह सकते हैं। क्योंकि प्रतिफल तो कुछ नहीं मिला। आपने जैसे बताया कि इतने बड़ा कार्य आप कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा। तो वैसे छात्र राजनीति के दौर से ही हम आपको एक बहुत क्रांतिकारी नेता के रूप में जानते हैं, और जब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि हम लोगों को एक गंगूदा के नाम पर एक ऐसी छवि हमारे मन में थी कि कोई क्रूर किस्म का दिखने वाला, मतलब हट्टा कट्टा कोई पहलवान सा आदमी होगा और बड़ी बड़ी मूछें होंगी, एक व्यक्तित्व बना देते हैं लोग ना। किंतु जब आपसे मिले तो बहुत ही सरल सहज आपका व्यवहार रहा। और मेरा छोटा भाई जो राजनीति में है, हरेंद्र, तो शुरुआती दिनों में जब यहाँ पर आया है तो एक तरह से गुरु जी के रूप में, राजनीतिक गुरु के रूप में, युवा आदर्श के रूप में छोटे भाई ने, मैं देखता हूँ कि आपका अनुसरण करते हुए अपने जीवन की राजनीतिक करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में की, और समय समय पर आप उसको मार्गदर्शन भी देते हैं। तो वैसे छात्र राजनीति से निकलने के बाद जहाँ आपके बहुत सारे चेले चपाटे मैं देखता हूँ जो जिंदाबाद के उस समय नारे लगाते होंगे और उम्र में भी कम थे, आज वे सब बहुत स्थापित हैं, चाहे राजनीतिक रूप से कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपको होना चाहिए था, गंगूदा का जैसा व्यक्तित्व था, जिस तरह का जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, राज्य निर्माण के आंदोलन में जिन्होंने इस दूरस्थ क्षेत्र ही कहूँगा मैं, तो आज भी दूरस्थ है, उस समय तो और भी दूरस्थ था। इतने दूरस्थ क्षेत्रों से जब छात्र संघों के सम्मेलन होते थे, जब छात्र संघ के जो भी छात्र शक्ति सड़कों पर उतरती थी, तो पिथौरागढ़ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गंगूदा का नाम बड़े जोर शोर से लोग लिया करते थे। किंतु उस तरह का स्थान आप नहीं प्राप्त कर पाए जैसी हमारी अपेक्षाएं होती थी उस समय कि एक दिन ये व्यक्ति सदन में इसी तरह से संघर्ष करेगा, एक दिन सदन में बैठकर ये व्यक्ति, चाहे विधानसभा है, संसद है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं वैसा। तो क्या क्या ऐसे कारण रहे? क्योंकि छात्र राजनीति आज तो लिंग 2 की सिफारिशों के बाद तो छात्र राजनीति को एक तरह से कंट्रोल कर दिया है, नियंत्रित कर दिया। किंतु आपके समय में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हैं, और अगर छात्र शक्ति नहीं होती, छात्र आंदोलन नहीं होते, तो मुझे लगता है राज्य निर्माण की अवधारणा में भी हम लोग कमजोर हो जाते हैं। जहाँ भी लड़ने भिड़ने की बात आती है, समर्पण की बात आती है, तो हमारे युवा जो होते हैं वो सबसे आगे आते हैं। तो गंगूदा क्यों पिछड़ गए? गंगूदा उस ऊंचाई पे क्यों नहीं पहुंच पाए जहाँ हमको लगता था कि गंगूदा को होना चाहिए? फिर ऐसा भी हो गया कि एक तो जो राज्य बना जो तो उसमें ये हुआ कि पंडित तो मर गया, मरवा दिया, जो भी साजिश के तहत ऐसा बताते हैं लोग, और हमें अंदर कर दिया इन्होंने, पहला चुनाव लड़ने नहीं दिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर कुछ पैसों पर भी चुनाव होने लगा, फिर भी लड़ा मैं, अच्छी पोजिशन में रहा, DD8 से तीसरे नंबर पर था मैं, कन्याल जी थे, घनश्याम ऋषि जी थे, चौथे पाँचवें में। तो पब्लिक का भी अच्छा समर्थन मिला, तभी इतने वोट मिले। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर जब ठीक समय था, पीक टाइम में, तो उस समय जो हुआ कि नामांकन मेरा कैंसिल हो गया। तो मुकदमे काफ़ी थे, कुछ कागजात कम रह गए, तो मुकदमा मेन समय में मुकदमा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ, फिर मुकदमे ज़्यादा हो गए, कुछ इस तरह जकड़ दिया प्रशासन ने कि ऐसा कोई मतलब राज्य निर्माण के
आंदोलन के दौरान की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बार बार हम लोग याद करते हैं। और मेरे संज्ञान में आता है कि आप फतेहगढ़ जेल में भी, फतेहपुर जेल में आप रहे, तो राज्य आंदोलन से जुड़े हुए कुछ संस्मरण आप बताना चाहेंगे जो बहुत आपको अक्सर याद आते हैं, या फिर जो आपके जीवन के कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट थे, पॉजिटिवली कह लें या नेगेटिवली कह लें, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, और कहीं ना कहीं उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, तो हम पर्वतीय मूल के लोगों की तो आवाज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं होती थी, लेकिन उस आंदोलन में आपकी तरह बहुत सारे कर्मठ लोग थे। और राज्य तो हमारा बन गया, लेकिन आज राज्य आंदोलनकारियों को भी वो स्थान, सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। तो सरकारों से भी हम अपेक्षा करते हैं और करने भी चाहिए कि जितने भी हमारे राज्य आंदोलन के धरातल पर काम करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास को लेकर, उनके सम्मान को लेकर हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। तो वैसे कुछ ऐसे प्रसंग जब जेल जाने के दौरान के, या फिर बहुत सारे मुकदमे आपके ऊपर हो गए थे, और एक अपना यही एक उम्र होती है जब अपना एक घर का सेटलमेंट, पारिवारिक दायित्व भी होते हैं, और बहुत अच्छे परिवार से आप बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा सम्मानजनक परिवार है, और आपने उसको कायम भी रखा है आगे। लेकिन एक दौर होता है जब परिवार की अपेक्षा होती है कि भाई विवाह हो, परिवार की घर गृहस्थी का काम भी संभालें, कुछ काम धंधा करें, और ऐसे समय में आप लोगों के लिए लड़ रहे थे, राज्य आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, और कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको अक्सर याद आती हैं? वही था कि अब हम लोगों ने तो कभी जेल का, जिंदगी में कभी जेल क्या होती है ये भी नहीं देखा था। तो वही था जब फर्स्ट बार जेल पहुंचे, तो वही दिन था जो था। क्या इस दिन को क्या कहें, तो बाकी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपने गंगूदा जो हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, और जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं, वैसे तो व्यापारिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, मुल्सरी जैसा क्षेत्र आपके पास है, लेकिन बहुत सादा आपका जीवन है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको देखता हूँ कि बहुत सादगीपूर्ण आपका जीवन रहता है। तो बहुत सारे लोग जो कि नई पीढ़ी के हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है, और आप लोगों ने जो संघर्ष किया राज्य आंदोलन में, और कहीं ना कहीं आज की स्थिति में आपको क्या लगता है हमारे यूथ को लेकर, हमारी सरकारों को लेकर, हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी मैं पूछ रहा हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उस बारे में क्या कहना आप चाहेंगे? अब यह है कि युवाओं को तो यह है कि स्वरोजगार की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों में ही अभी खुद खेती बाड़ी सभी कुछ है ही, और धान भी, गेहूँ भी, और थोड़ा पर्यटन के क्षेत्र में भी लगा हूँ। ये सब चीज़ें स्वरोजगार के हिसाब से ही थोड़ा आर्थिकी यहाँ की ठीक हो सकती है, वरना नौकरी को वैसा ही है। पेड़ लगाएं, आम के पेड़ लगाएं, मत्स्य पालन है ये है, क्योंकि जहाँ पानी है, तो इस तरह स्वरोजगार से ही थोड़ा सा स्थिति सही हो सकती है यहाँ की। वरना ये क्या है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, क्या है वो 10-15-20 हज़ार में काम करते हैं, उनके अपने खर्चे बेचारे घर के वजह। तो ये है कि स्थिति बहुत खराब है, इस हिसाब से होनी चाहिए। और मुझे तो लगता नहीं कि राज्य में अभी रोजगार नीति भी बनी है, नहीं बनी अभी तक, रोजगार नीति तो ही नहीं बना रही है। तो यही है सब राज्य में, ये होता है। अजी मुंशियारी अक्सर आपका आना जाना रहता है, पर्यटन व्यवसाय के भी आप करीब हैं। हम लोग जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, जहाँ पर मुंशियारी जैसा बहुत खूबसूरत एक पर्यटक स्थल है, पाताल भुवनेश्वर जैसी आध्यात्मिक गुफाएं हैं, हिमालय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे क्षेत्र में, अभी चौकुड़ी में हम लोग रहते हैं, पंचाचूली है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बहुत सारी ऐसी यहाँ से श्रृंखला विहंगम दिखाई देती है। किंतु अगर हम तुलना करें गढ़वाल क्षेत्र की और कुमाऊं क्षेत्र की, तो गढ़वाल क्षेत्र में हमारे पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम है, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, इसके अलावा हरिद्वार जैसा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
अगर तुलनात्मक रूप से हम देखें कुमाऊं के पर्यटन की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ नैनीताल को लोग जानते हैं। बाहर के लोग जो हैं वो तो बंगाल के कुछ लोग हैं जिनका यहाँ पर आना जाना है, जिनके कारण हम लोग रोजगार कर पा रहे हैं। तो पर्यटन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे भाई? क्या आप मुंशियारी में प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं, मैं स्वयं भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हूँ चकोड़ी में, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि अभी मानस खंड के अंतर्गत बहुत सारे मंदिरों को ले लिया है, सड़कों की दशाएं भी थोड़ा थोड़ा करके सुधर रही हैं, तो पर्यटन व्यवसायियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वही है, मुख्य ये है कि सड़कें, सबसे बेहतर सड़कें चाहिए, क्योंकि मुंशियारी के लिए तो फिर मुंशियारी जो भी टफ मैं भी फीडबैक जब लेता हूँ तो चकोड़ी में पर्यटकों का ये कहना है कि लोकल लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सड़क तो नहीं है, हालांकि बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं पर्यावरण वहीं को क्या लेकर, कहीं भी फॉरेस्ट आगे को भी लेकर। जय मिलम साइड जी। बहुत खूबसूरत जगह है, जी जी और कहीं भी पर्यटन, और उसके लिए थोड़े ये है कि जैसे विदेशों में है एहली सेवाएं हैं सस्ती, और सुलभ भी हैं, सस्ती भी हैं, जी तो उस तरह के छोटे छोटे फील्ड बनने चाहिए हर जगह, जहाँ के लोग अपनी कर लेंगे, जी एयरपोर्ट का काम करेगा वो, जी जी तो ये सब इसी से पर्यटन आगे बढ़ेगा। पर्यटन आगे बढ़ेगा तभी इस प्रदेश की आर्थिकी है, बाकी ये नहीं तो फिर हालत आपको पता ही है कि कभी कभी तो वेतन के भी लाले बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी ये स्थिति है, तो इससे ही पर्यटन से ही प्रदेश को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं भी थोड़ा पर्यटन, क्योंकि मैं वहाँ मिलम में ही पढ़ता हूँ, मेरे गाँव, मैं उधर ही होम स्टे बना रहा हूँ। अरे वाह, जी जी सड़क भी पहुँचने वाली है, थोड़ा बहुत समय है, तो पर्यटन के क्षेत्र में ही लगे रहता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी अपना ठीक है, खेती बाड़ी चलते रहता है। जी। लिंग 2 की सिफारिशें जब से लागू हुई तो हमारी जो छात्र राजनीति थी, जिसे कि एक तरह से नर्सरी माना जाता था राजनीति का, तो क्या फ़र्क महसूस करता है आप? क्योंकि आयु सीमा की बाध्यता 25 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि हमारे समय से मुझे याद है कि बड़े बड़े जन आंदोलन, निर्मल पंडित जी की भी जब शहादत हुई, मैं तो शहादत ही कहूँगा, 30 साल का हो तो गया। कहीं ना कहीं शराब आंदोलन से वे जुड़े रहे, और ऐसा लोगों का मानना है कि कहीं साजिश के तहत उनको मरवा दिया गया। और इस प्रकार के जो नेता होते थे उस समय कहते थे चाहे इतिहास बदलना हो, भूगोल बदलना हो, तो छात्र राजनीति में एक बात हुआ करते थे। आज क्या है कि एक तो नए नए टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो पहले तो महाविद्यालयों में और परिसरों में छात्र संख्या ही सीमित हो गई है, उसके बाद भी छात्र राजनीति का जो है स्वरूप थोड़ा सा बदला है। तो जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो आने वाले समय में छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, क्या संदेश उनके लिए देना चाहिए? एक तो यह है कि दलगत राजनीति में न पड़े, तो राजनीति में पड़ जाएंगे तो फिर बच जाना। अभी वही है जैसे कांग्रेस में, भाजपा में या अन्य पार्टियों में जो छात्र संगठन है, तो उसमें इन लोगों को मेरे समझ से हर समय में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उससे राजनीति हावी हो जाती। कोई भी आंदोलन अगर छात्र करेगा तो दूसरे दल वाले विरोध करते, इससे छात्र राजनीति कमजोर होती। पहले जो है सब एकजुट थे, फिर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती थी पहले, क्योंकि पूरे 2-3 जिलों में एक ही बात उस समय के फिर परिस्थितियाँ भी अलग पिथौरागढ़ की अल्मोड़ई थी। नंदा 3-4 मान डिग्री कॉलेज में उस टाइम, तो उस टाइम इतना रहने वाला, जी लेकिन पूरे जिलों 2-3 जिलों के लोग एक महाविद्यालय से पढ़ते जी 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 बिल्कुल। और उस समय मतलब हालांकि उस समय की अभी तो ये है कि एक लिंग 2 ने सब मामला इनका खत्म कर दिया, एज का पता है। और इससे ये है कि अब पहले तो हमारे टाइम में ये होता था कि 35 साल में भी शासन में बच्चे होंगे, बिल्कुल कोई कभी एडमिशन नहीं, बिल्कुल मैच्योर लोग भी होते थे, राजनीति की समझ होती थी, नियम कानूनों का बोध होता था। अभी तो एक बार चुनाव लड़ना है, जब तक वो नियम कानून या फिर छात्र संघ का संविधान भी मालूम नहीं रहता कहीं को। उस टाइम और अभी के मतलब ये कि कम से कम 10 साल का अंतर हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो 10 साल में आदमी के अंदर परिपक्वता मैच्योरिटी आती है। आपने सबसे अच्छी बात जो की वजह ना मुझे लगी कि चाहे हमारे जो छात्र संगठन है, चाहे हमारा NSUI है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, SFI, PSF और बहुत सारे संगठन चलते हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के पिछलगू के रूप में हमारे छात्र संगठन काम करते हैं, क्योंकि छात्रों के अपने मुद्दे हैं,
उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं। और जब हम किसी दल विशेष के पीछे चलकर कार्य करते हैं संगठन के रूप में, तो कहीं ना कहीं एक जो विचारधारा का ऊपर से दबाव रहता है या प्रभाव रहता है, उसके कारण कई मुद्दे भटक जाते हैं। छोटा सा मसला जैसे अपने डीडी हाट जनपद को लेकर है, तो मैं तटस्थ रूप से ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि होता क्या है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा विचारधारा के लोग आंदोलनकारी होते हैं, जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस या फिर निर्दलीय विचारधारा के जो लोग किसी न किसी रूप में राजनीतिक रूप से तैयारियां कर रहे होते हैं। और ये खेल कई वर्षों से चल रहा है। और असली जो मुद्दा था, क्योंकि यदि राजनीतिक प्रभाव में हम लोग कार्य नहीं करते तो शायद सभी लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते और उसके परिणाम अलग होते। तो कहीं ना कहीं आज की राजनीति में ये चीज़ें हावी हो रही हैं। तो आप सबसे मैंने आज अपने चैनल के माध्यम से मिलाया हम सबके क्षेत्र के एक बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और जिनको, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, तो आदर्श के रूप में जिन्होंने हमेशा हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको प्रेरणा दी और अपने उसूलों से कभी भी हटे नहीं। क्योंकि आज की राजनीति का जो स्वरूप है, आज इस दल में कल उस दल में, और कहीं ना कहीं आज एक सिद्धांतों को लेकर आदमी बहुत मजबूत नहीं है, बहुत जल्दी भटकाव की स्थिति आ जाती है। किंतु आपने जो भी आंदोलन पकड़ा, जिस भी आंदोलन की अगुवाई की, जिसमें भी संघर्ष किया, तो आप अपने उसूलों को लेकर आगे बढ़ते रहे। और मुझे तो लगता है संभवतः यही कारण है कि आप राजनीतिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि राजनीति में बहुत तेज तरार और बहुत एक दूसरे को सीधी भाषा में कहते तो निपटाते हुए चलने का चलन है। और ऐसा गंगूदा कभी करना भी नहीं चाहते थे और ना उन्होंने किया। फिलहाल राजनीति से बहुत ऊपर रहकर आप हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई साहब। हमारे पर्यटन को लेकर आप बता रहे हैं कि मैं होम स्टे के माध्यम से पर्यटन के साथ जुड़ा हूँ। तो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जो लोग मुंशियारी नहीं आए हैं उनको बहुत खूबसूरत हिमालय दिखता है इंटरनेट पे, लेकिन उस हिमालय के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। जाड़ों में सड़कें बंद हो जाती हैं, कई दिनों तक बिजली नहीं रहती, और बहुत सारे इस तरह के मतलब कठिन परिस्थितियों से लोग वहाँ जूझते हैं। पर्यटक तो आए, होटल में रहे, उन्होंने बढ़िया सा हिमालय देखा, चले गए, किंतु हमारे जो पहाड़ का आदमी है, विशेष रूप से हमारे मुंशियारी, धारचूला, या जो हमारे ऊंचाई वाले स्थानों के लोग हैं, वे सभी कर्मठ संघर्षशील लोग रहे हैं। और संभवतः यही कारण रहा है कि गंगूदा हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहे। और अनेक युवा आपको आज भी अपना आदर्श मानते हैं। आपने जो स्वर्गीय वीरेंद्र जंगपागी जी स्टेडियम के रूप में इतने वर्षों से जो आपने बिल्कुल निष्ठा भाव के साथ, बहुत ही समर्पण भाव के साथ ये कार्य किया है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में इस मैदान से बहुत सारी खेल प्रतिभाएं निकल कर जाएँ और आपके जीवन का जो ये लंबा संघर्ष है, इतने सालों की जो आपकी सेवा है, आपकी जो संकल्पना है, आपकी जो सोच है कि हमारे जो बच्चे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, राजनीतिक रूप से कह लीजिए, जन आंदोलन के कारण कह लीजिए, आपका जो ट्रैक था वो स्पोर्ट्समैन से हटके राजनीति की ओर आ गया। और कहीं ना कहीं यदि ये सब नहीं होता तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के एक प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में हम आपको राष्ट्रीय पटल पर देख रहे होते। अब ये तो समय की परिस्थितियाँ हैं, किंतु आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर आपके साथ इस तरह की फसक हम लोग आके करेंगे, ताकि हमारे जो पुराने लोग हैं उनके संस्मरण को जानकर हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, राजनीति से, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो प्रेरणा के रूप में कुछ न कुछ ग्रहण करें और अपने जीवन में उसका अनुपालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।